दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मधुबाला यादव जी, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक, साथ ही साथ उनका अपना ट्रस्ट है जिसमें वो ऐसे बच्चे जो मेंटल हेल्थ के बच्चे हैं उनके लिए काम करती हैं। फिटनेस पर उनका अपना फोकस रहता है, साइकिलिंग और रनिंग भी, साथ ही साथ टेनिस बीच का भी एक कॉन्सेप्ट लेके आ रही हैं वो और उनके साथ के लोग। तो ये पूरा जो एक एपिसोड है ये मेंटल हेल्थ और इन चीज़ों पे है। तो हम स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है। नमस्कार सर, धन्यवाद। सबसे पहले तो आपने कैसे शुरू किया साइकोलॉजी और मनोविज्ञान के क्षेत्र में जाने का, कैसे सोचा? जाने का कैसे सोचा ये तो शायद याद भी नहीं है, क्योंकि जब मुझे शुरू से ही लगता था कि कुछ ऐसा पढ़ें जो मतलब अप्लाइड फील्ड में काम आए। तो साइकोलॉजी मैंने 11th क्लास में ही ले ली थी। अच्छा। तो हाँ, 11th से ही पढ़ रहे हैं, तो उसमें जैसे जैसे आगे बढ़ते गए इंटरेस्ट आता गया। फिर ग्रेजुएशन भी साइकोलॉजी में किया, ऑनर्स। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन BHU से हमने पूरी पढ़ाई ख़त्म की। फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी से PhD करी। तो उसके बाद PhD करने के बाद जब सब कहते हैं कि एकेडमिक फील्ड में जाओ करो, लेकिन एकेडमिक फील्ड में भी शुरुआत करी, पर लगा कि नहीं, इसको अप्लाइड फील्ड में अगर कर पाएँ साइकोलॉजी का यूज़ तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर बस काम शुरू किया, मेंटल हेल्थ अपना वर्कशॉप हम लोग कुछ साथ में मिलके 1-2 लोग और कर रहे थे। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे काम करने लगे। फिर धीरे धीरे मुझे स्पेशल बच्चों के साथ थोड़ा विशेष उनसे रुचि हो गई, तो हमने स्पेशल बच्चों के साथ काम करने के लिए फिर रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी में डिप्लोमा किया। अच्छा। यस, कि फिर अब मुझे इन बच्चों के साथ स्पेसिफिकली काम करना है इनकी फील्ड में, क्योंकि अभी भी लखनऊ में तो आप देख रहे हैं इधर 5-6 सालों से काफ़ी चेंजेस आए हैं, लेकिन जब कर रहे थे तब तक नहीं था इतना कि इन स्पेशल बच्चों के साथ किस तरह से काम किया जाए। फिर उसके बाद 2017 में मैं दिव्यांगजन विभाग के साथ जुड़ी, वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट, विजिटिंग साइकोलॉजिस्ट के तौर पे वहाँ स्पेशल बच्चों के साथ काम करने लगे। फिर उसी विभाग से हम मास्टर ट्रेनर भी हैं डिसलेक्सिया और ADHD के बच्चों की पहचान करने के लिए। जो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे उनको स्क्रीन करें, पहचानें। फिर 2014 में हम लोग ने सायून इंस्टीट्यूट का जो शुरुआत की थी। तो सायून इंस्टीट्यूट वहाँ से एक इंस्टीट्यूट की तरह डेवलप किया, जिसमें कि हम लोग सेंटर फॉर साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग एक रन करते हैं, दूसरा हमारा सेंटर फॉर पीडियाट्रिक रिहेबिलिटेशन। अच्छा। तो साइकोथेरेपी और काउंसलिंग में डॉक्टर आशुतोष श्रीवास्तव जी हैं, जो उनका पूरा एडल्ट काउंसलिंग और साइकोथेरेपी पे फोकस रहता है। क्लिनिकल का जो एक फोकस है, मेन काम है, वो डॉक्टर आशुतोष देखते हैं। उसके अलावा जो रिहेबिलिटेशन का फील्ड है, पीडियाट्रिक पे जो काम है, वो मैं देख रही हूँ। अच्छा। जिसमें हम स्पेशल बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। ऑटिस्टिक बच्चों के साथ मेरा ज़्यादा एक लगाव था, क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चों, बड़े स्पेक्ट्रम पे जो बच्चे हैं ना, काफ़ी अलग हैं। हर बच्चा एक दूसरे से अलग है। तो उनके साथ एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे काम कर पाना वो एक चैलेंज है। उसके लिए वो शुरुआत की सर। उसके बाद 2-3 साल काम करने पे लगा कि ये बच्चों के साथ थेरेपी तो हो रही है, पर इनकी एकेडमिक चीज़ें नहीं सॉल्व हो पा रही, क्योंकि बच्चा सिर्फ थेरेपी में ही 3-4 घंटे रहता है और पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो स्पेशल स्कूल भी स्टार्ट कर दिया अभी लास्ट सितंबर 2022 से। अच्छा। सो स्पेशल स्कूल और डे केयर भी है यहाँ पे, जो 3 साल से बच्चे जो पढ़ने की उम्र में आ जाते हैं, उनसे लेके 12 साल तक के बच्चों पे हम स्पेशल स्कूल भी चला रहे हैं। थेरेपी में, थेरेप्टिक इंटरवेंशन में स्पीच थेरेपी देते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पेशल एजुकेटर्स हैं, फिजियोथेरेपी, योगा थेरेपिस्ट। तो एक पूरी हमारे थेरेपिस्ट की टीम है जो RCI रिकग्नाइज्ड हैं, और ये एक होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चों का कैसे कर सकें। अच्छा। है ना, एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट के बाद कैसे उन पे क्या काम हो, किस डोमेन में ज़्यादा काम होना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे को सेम थेरेपी सेम तरह से काम करे ज़रूरी नहीं है। तो वो इंटरवेंशन बार बार चेक करना और उस पर मॉड्यूलेशन करना एक चैलेंज है। तो मेरा पूरा यही है कि हम जितना अधिक से अधिक इन बच्चों को दे पाएँ। अच्छा, ऑटिज़म पे आपका ज़्यादा फोकस है। जी। तो अगर हम इस पे बात करें तो कैसे इन बच्चों की जल्दी पहचान हो
पेरेंट्स इनकी पहचान कैसे कर लें जिससे कि उनकी काउंसलिंग, उनकी जो एक्सरसाइजें हैं वो शुरू हो सकें? पहचान करने के लिए तो देखिए जो ऑटिज़म है वो इसका मतलब ही अपने आप में खोए रहना। जो बच्चे स्वलीन हैं अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। तो पहले तो सबसे बड़ा ये वार्निंग साइन है कि बच्चा कम्युनिकेट नहीं करेगा। कम्युनिकेट ऐसा नहीं कि वर्बल, नॉन वर्बल भी, मतलब आपको देख के खुश नहीं होना, बुलाने आवाज़ देने पे रिस्पॉन्ड नहीं करना, आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन करना। तो ये जो एक जेस्चर्स के थ्रू जो शारीरिक हाव भाव से एक कम्युनिकेशन पता चलता है, तो वो मिसिंग होता है, जो आप 6 महीने के बच्चे में आराम से पहचान सकते हैं कि बच्चे को आप बुला रहे हो, आपकी तरफ देख नहीं रहा है। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है तो आप देख रहे हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट भी बहुत डिले है। बच्चा मतलब माँ को देख के भी माँ नहीं बुला रहा है। कई बार ये भी होता है, माँ आवाज़ दे रही है तो खुश नहीं हो रहा है, बच्चा इग्नोर कर रहा है, तो कई बार ये लगता है कि बच्चा सुन नहीं पा रहा है। तो ये ऐसे उसके बाद बच्चा रिपीटेटिव बिहेवियर कर रहा है, खुश हो रहा है तो तालियां बजाना, जंपिंग करना, रोटेट अपनी बॉडी को घुमाना, गोल गोल घूमना, पंजे के बल चलना। तो ये कुछ ऐसे स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर हैं जो जिससे पहचान हो स्पेक्ट्रम के बच्चों में आप देख सकते हैं। दूसरा ये कि बच्चों में जो सोशल एक बिहेवियर है ना, उसको भी देखेंगे कि अलग होगा नॉर्मल बच्चों से। तो ये कुछ वार्निंग साइन है। 18 महीने के बच्चों पे हम इसको मतलब असेसमेंट करके भी बता सकते हैं कि बच्चा स्पेक्ट्रम पे है। अच्छा। कि हम डायग्नोज टैग नहीं करेंगे कि ऑटिस्टिक है, बट हाँ अब इसको उस हिसाब से इंटरवेंशन देना है कि जो गैप आया है इसके डेवलपमेंट में उसको कम किया जा सके। मतलब उसकी पहचान आप तो अर्ली जो आइडेंटिफिकेशन है उसकी पहचान बहुत ज़रूरी है। और अगर हमें 5 साल से कम उम्र में हम पहचान लेते हैं बच्चों को, और माता पिता को भी हम ये बोलते पेरेंट्स को कि ध्यान रखें अगर ऐसे बच्चे जो अपनी हम उम्र बच्चों की तरह बिहेव नहीं कर पा रहे हैं, विकास नहीं है उनका, चाहे वो बोलने में हो, चाहे चलने उठने बैठने में हो, व्यवहारिक कोई आपको बदलाव दिखता है, तो एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर अगर बच्चा नहीं कर रहा है तो उसके लिए आपको किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि ऑटिज़म हो, पर कुछ तो समस्या होगी जो एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं कर रहा है। और अगर हमें छोटे बच्चे मिल जाते हैं अर्ली आइडेंटिफिकेशन के बाद, तो सर थेरेपी का उस पर बहुत जल्दी असर दिखाई देता है, क्योंकि वो न्यूरल डेवलपमेंट की एक एज होती है। 5 साल से कम उनके बच्चे रैपिडली ग्रोथ होती है, तो सीखते हैं। जब एक्सपोजर मिलता है तो उसका रिजल्ट आपको जल्दी दिखाई देता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी गैप आपको टाइम लगेगा भरने में, फिर ज़्यादा लगेगा, फिर समय ज़्यादा लगेगा। जो 3 महीने में आप काम कर सकते हो उसमें 6 महीना साल भर लग सकता है। सो अर्ली आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग भी अभी चर्चा भी कर रहे थे कि कैसे किस उम्र तक माँ बाप पहुँचते हैं, माँ बाप को समझते समझते कितनी देर हो जाती है? ये तो डिपेंड करता है कि अवेयरनेस कितनी है ना, फैमिली बैकग्राउंड पे डिपेंड कर रहा है, माँ बाप कितने अवेयर हैं, कितने एजुकेटेड हैं। क्योंकि आप देखिए जो लोअर सोशल इकोनॉमिक वाले हैं वो उनको मतलब बच्चा बोल नहीं रहा है तो ठीक है, माँ बाप बुआ देर से बोली, मामा देर से बोले, देर से बोलेगा। तो हम जितना अवेयर कर पाएँ जब तक, क्योंकि जब तक बीमारी के बारे में पता ही नहीं है तो हम उसमें कैसे चीज़ के लिए रिएक्ट करेंगे। तो इसका असर पड़ता है बैकग्राउंड का। अच्छा। अगर माता पिता पढ़े लिखे हैं, अवेयर हैं, कई बार ऐसे भी हैं जो एजुकेटेड होके भी नहीं अवेयर हैं या डिनाइल मोड में हैं, वो ये स्वीकार नहीं कर पा रहे, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि उनके बच्चों को ऐसी समस्या हो सकती है। तो एक्सेप्टेंस की कमी, अवेयरनेस की कमी है ना, ये सारी चीज़ें मेन है जो एक दिक्कत पैदा कर रही है। आपने जब शुरू किया था और आज अगर जो ये समय है, ये कितने हालात, मतलब बच्चे क्या संख्या बढ़ी है इस मेंटल हेल्थ की पूरी अगर क्षेत्र की बात करें तो? बिल्कुल प्रेवलेंस तो इनका बढ़ा है और इसका वजह ये हो सकता है कि अवेयरनेस बढ़ी है, क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटी ऑटिज्म पहले भी था, लेकिन तब अवेयरनेस की कमी थी तो शायद पता भी नहीं चलता था। अब चूँकि अवेयरनेस बढ़ी है तो इनका पहचान भी बढ़ी है। दूसरा, कोविड के बाद भी बहुत चेंजेस मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में आए हैं। मेंटल इलनेसेस के आप देखते हैं रेशियो बढ़े हैं। उसके बाद क्योंकि सोशल कनेक्टिविटी ख़त्म हो गई थी, 2 साल तक बच्चा किसी से घुला मिला नहीं, घर में बंद रहा, तो जो एक उसको एक नेचुरल जो इन्वायरमेंट मिलना चाहिए था वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाया, तो जिसकी वजह से डिले हुआ है। पर अब वो ऑटिज्म है या नहीं है वो पहचान करने की बात है। पर हाँ, ये अब देख सकते हैं कि मोबाइल और सोशल मीडिया इन सब की वजह से, मोबाइल एक्सपोजर की वजह से, कम्युनिकेट ना कर पाने की वजह से, लोगों से घुलने मिलने की ना वजह से ये चीज़ें पहले से ज़्यादा दिखाई दे रही, इनका प्रेवलेंस बढ़ा है। अच्छा, हमने देखा कि छोटे बच्चे तक तो बहुत सारी जगहों पे स्कूल, कॉलेज, सेंटर हैं, लेकिन बड़े बच्चों के लिए सुविधाएं नहीं हैं। जी,
आप क्या सोचती हैं? दूसरा चैलेंज तो यही है इस फील्ड में, क्योंकि देखिए 10-15 साल 12 साल तक थेरेपी दे सकते हैं, मतलब छोटा बच्चा है आप 10 साल तक बहुत सारी चीज़ें आप उसकी मैनेज कर लिए। सेंसरी इश्यूज़ हैं, उसको बच्चा चीखता चिल्लाता है या और किस तरह सेंसरी इश्यूज़ हैं, लैंग्वेज का डिले है, ये सारी चीज़ें, सोशल बिहेवियर आप सिखा सकते हैं। पर व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि स्पेक्ट्रम पे बच्चा है तो जीवन पर्यंत रहेगा। ये है कि चीज़ें इतनी ज़्यादा मैनेजेबल होंगी कि वो मेन स्ट्रीम में रह पाए। लेकिन फिर भी जब बच्चे टीन एज में आते हैं, प्यूबर्टी के बाद, जब अब उनको ट्रेन करना है कि अगर वो पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं तो वो आगे चल के क्या करेंगे, अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे, तो उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग की कमी है अभी। तो वोकेशनली हम उनको कैसे बना सकते हैं इंडिपेंडेंट, कि वो अगर आज के टाइम में पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं तो कल अगर उनके साथ कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो वो अपने आप को मैनेज कैसे कर पाएँ। या बच्चा अगर किसी के साथ रह के, कोई केयर गिवर उनका ऐसा है जिसको हम ट्रेन कर दें जो उस बच्चे का पूरे लाइफ की चीज़ों को उठा पाए। तो आप देखिए कि वोकेशनल ट्रेनिंग की कमी है। अगर लॉ की बात भी देखें कि अगर हम सपोज़ कोई बच्चा अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता तो लॉ ये बोलता है कि आप इनको जो है कि केयर गिवर को इतना दें कि वो इनकी जिम्मेदारी उठा सके। तो ये भी लोगों के बीच में नहीं पता है कि कौन कौन सी सुविधाएं हम गवर्नमेंट से ले सकते हैं, कहाँ से मिल सकती है, कहाँ से मिल सकती है, कितनी मिल सकती है ना। इस तरह की चीज़ें अभी लोगों के बीच में आने, क्योंकि 15 साल के बाद पेरेंट्स भी थक जाते हैं। अब क्या करें बच्चे के साथ, वही सेम चीज़ों में रूटीन में लगा देंगे, खेल कूद, घर के काम, खाना पीना, बस। पर जब तक उनका साथ है फिर उसके बाद क्या। मतलब उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग, उनके कुछ रोज़गार के अवसर होने ज़रूरी हैं कि वो कम से कम अपने आप की देख रेख कर पाएँ, या अगर उनके साथ उनका कोई अगर भार उठा रहा है या उनका कोई सपोर्ट कर रहा है तो उसको भी तो कहीं से फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए जी। अच्छा, ये जो बड़े होते बच्चे हैं, इनके कुछ और चैलेंजेस हैं जो आप बताना चाहती हों ताकि अवेयरनेस हो? हाँ, जो स्पेक्ट्रम पे बच्चे जी हैं, जी, हाँ, तो इनके लिए एक तो ये चैलेंजेस की पहले एक्सेप्टेंस नहीं सोसाइटी में, है ना। पहले जो है कि लोगों के बीच में ऐसे बच्चे जाते हैं तो 4 लोग उन्हें अगर जज करेंगे, देखेंगे, तो ये उनके लिए एक बड़ा स्टिग्मा रहता है कि लगातार उनको कोई जज कर रहा है। तो वो इस हिसाब से हम पेरेंट्स को, घर वालों को बताएं कि वो उसको एक्सेप्ट करें उस बच्चे को। दूसरा चैलेंज है एकेडमिक चैलेंज, एक आ ही रहा है, बच्चा पढ़ने लिखने, अगर उस एकेडमिक चैलेंज को हम कहाँ से पूरा कर सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए अवसर नहीं है, अवसर नहीं। हायर एजुकेशन में मतलब आप देखिए यूनिवर्सिटी के लेवल पे भी तो लखनऊ में आप अगर किसी से पूछिए कोई शकुंतला मिश्रा बताया, पर उसके अलावा और क्या है। जो अगर हम, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं ऑटिज्म पे हैं जिनकी IQ नॉर्मल है, अच्छी है, जो पढ़ लिख सकते हैं, पर चूंकि उनको नॉर्मल स्कूल लेने के लिए रेडी नहीं है ना, तो वो उनका एडमिशन कहाँ कराएं, उनको कैसे पढ़ाएं, ट्यूशन अगर आप देंगे तो फिर हायर एजुकेशन में कैसे ले जाएं। तो पढ़ाई को लेके इनमें काफ़ी ये चैलेंजेस आगे आने वाले हैं कि इनको, बच्चों को आगे हम एकेडमिकली हेल्प कैसे कर सकते हैं। क्योंकि पहले एक्सपोजर नहीं था तो ऐसे बच्चे सामने नहीं आते थे, अब एक्सपोजर है, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, तो समस्या है कि आगे इनको कैसे ले जाएंगे, आगे कैसे। अगर बच्चा जो पढ़ लिख सकता है तो उसको क्योंकि नॉर्मल स्कूल भी थोड़ा घबराते हैं ना कि इन बच्चों को लोगों के साथ मैनेज करके उनको पढ़ने देने का अवसर दे। बहुत सारे स्कूल, इंक्लूसिव स्कूल हैं लखनऊ में, और भी जगह हैं, ऐसी बात नहीं है, पर उतना सपोर्ट डेवलप कर पाएँ पेरेंट्स के साथ। ये एक टीम वर्क है पूरा, मतलब इसमें आपको फैमिली के साथ, टीचर्स के साथ, पूरा मतलब जहाँ जिस परिवेश में बच्चा रह रहा है उन सबको इस हिसाब से बच्चे को एक्सेप्ट करना होगा कि इस बच्चे को हमें आगे ले जाना है, इसकी किसी कमी की वजह से रोकना नहीं। तो उसके अवसर कम है। वोकेशनल और एकेडमिक में अभी काम करने की ज़रूरत है बड़े बच्चों पे। और कुछ ऐसी चीज़ जो आप बताना चाहती हो सोसाइटी को, पेरेंट्स को? हाँ, तो पहली चीज़ तो ये कि देखिए स्पेशल बच्चों के साथ या डिसेबिलिटी का कोई भी, आप खासकर लर्निंग डिसेबिलिटी और ऑटिज्म एक हिडन डिसेबिलिटी जो आमतौर पे आप देख के नहीं बता सकते, इनके साथ चैलेंजेस या ADHD हुआ दूसरे तरह के हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो पहले तो इनको एक्सेप्ट करके स्कूलिंग कराना, एक वो आता है कि माँ बाप एक्सेप्ट करें कि बच्चे को ADHD है, ऑटिज्म है, वो शुरुआत वहाँ से होती, फिर उनको थेरेपी में ले जाना, तो वो 10 साल तक वो मैनेज कर लिए। दूसरी स्टेज आती है जब बच्चा प्यूबर्टी में जाता है, धीरे धीरे है ना, बड़ा हो रहा है बच्चा। दूसरा चैलेंज कि अब वो अपने आप को एक्सेप्ट करे और उसको दूसरे एक्सेप्ट करें कि उसको सोशली अप्रोप्रिएट बिहेवियर आ रहा है, क्योंकि उसमें फिजिकल चेंजेस भी हो रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। फिजिकल चेंजेस का भी कोई असर पड़ता है जो मेल फीमेल बच्चे?
हाँ, तो अगर उनको हम ये ट्रेंड नहीं करेंगे, क्योंकि मेल की डिमांड्स अलग होंगी, फिजिकल फीमेल्स के अलग होंगी, चेंजेस का जो असर दिखेगा अलग होगा, बॉडी में चेंजेस होंगे, है ना, थॉट में चेंजेस होंगे। तो इन सबको हमें एज अ एक्सपर्ट पेरेंट्स को ये पहले से बताना होगा कि ये सारी चीज़ें चैलेंज बदलेंगे, आप इसके लिए प्रिपेयर रहिए। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे मेंटल इलनेस हो, चाहे डिसेबिलिटी हो, हमें ना मेरे हिसाब से प्रिवेंटिव मेजर्स पे काम करना चाहिए। हम पहले प्रिवेंट करने पे ध्यान दें, बीमारी हो जाए फिर उसका इलाज करें, इतना इंतज़ार क्यों करें। तो अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स का इस्तेमाल करें और ये ध्यान में रखें कि प्रिवेंशन ही हमारा एकमात्र उपाय है बचने का, तो हम उनको बता सकते हैं कि ये सारे चैलेंजेस आएंगे। आप जो भी फिजिकल मेंटल चेंजेस आ रहे हैं, बच्चे को नोटिस करिए, कर पा रहे हैं खुद से, अदरवाइज प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए, उनसे सलाह लीजिए। और इन बच्चों को जो सबसे ज़्यादा चैलेंज है, एक्सेप्टेंस की कमी है, खुद को समाज में लोग स्वीकार नहीं लेके, कर और फैमिली तो जो है ही है। तो अगर ये हमको इस लायक इनको बनाने के पहले ये खुद को एक्सेप्ट कर पाए कि मुझे ये चीज़ नहीं आती, मैं इस विशेषता के साथ पैदा हुआ हूँ, इस खूबी के साथ पैदा हुआ हूँ, तो हम उसे एक परेशानी क्यों समझे, उसे खूबी समझें, है ना। तो इस खूबी के साथ पैदा, इस खूबी के साथ हम और क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को अगर हम उनको समझा ले जाए तो वो बच्चे के लिए भी अच्छा है, पेरेंट्स के लिए भी अच्छा है। तो मेरी यही एक सलाह है कि जितनी जल्दी हो सके, अगर आपको लगता है कि बच्चे में कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, तो आप आइडेंटिटी जल्दी हो जाए, आइडेंटिफाई करें। डिनायल मोड में रहने से फ़ायदा कोई नहीं है कि आप जब तक अपने मन को झूठी सांत्वना देंगे कि, है ना। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन के बाद एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है और अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अभी जो हम लोग बात कर रहे थे टेनिस बीच की, और अभी तो सर ये एक्चुअली एक फेडरेशन बना हुआ था ऑटिस्टिक बच्चों के लिए, ये जो बीच टेनिस फेडरेशन है, इस पे काम चल रहा है। नॉर्मल बच्चे खेलते हैं, एडल्ट्स खेलते हैं बीच टेनिस, आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन ऑटिस्टिक बच्चों के लिए एक नया कॉन्सेप्ट है कि ऑटिस्टिक बच्चों के साथ कैसे ये स्पोर्ट्स को लाया जाए, क्योंकि कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी आप स्पेशल बच्चों के साथ बहुत कम ही देखते हैं, खासकर ऑटिस्टिक बच्चों के साथ, क्योंकि इनके चैलेंजेस थोड़ा डिफरेंट होते हैं, बाकी फिजिकल डिसेबिलिटी से डिफरेंट है। तो उसके लिए यहाँ पे लखनऊ में भी उसका ऑफिस मेन दिल्ली में है, शुरुआत की गई है लखनऊ में भी, कि यहाँ पे भी एक टीम बनाई जाए और इन बच्चों को आगे लाया जाए। तो अभी सर उस पर बस यही काम चल रहा है। पहले पूरा रूल एंड पॉलिसी बन जाएगी, फिर हम इन बच्चों के साथ इनको स्पोर्ट्स में कितना आगे ले जा सकते हैं, इस पे ज़रूर काम। आपका ये प्रयास है कि स्पोर्ट्स में बच्चे आगे आए? जी बिल्कुल बिल्कुल। स्पोर्ट्स के प्रति आपका अपना भी लगाव रहा है, आपने मैराथन में हिस्सा लिया, साइकिलिंग करती हैं? क्योंकि मेरा मानना है कि विदाउट फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ पे हम फोकस नहीं कर सकते हैं ना। तो मेंटली हेल्दी रहना है तो फिजिकली भी हेल्दी रहना चाहिए। और मैं ये कोशिश करती हूँ कि कहीं ना कहीं हम अगर खुद एक्टिव रहेंगे तो इंस्पायर कर पाएंगे। मतलब हम खुद ना करें और दूसरों को बोले कि आप फिजिकली एक्टिव रहो, तो वो एक अच्छी बात नहीं होगी। तो मुझे जब भी मौका मिलता है मैं इस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़रूर मतलब हिस्सा लेती हूँ, कि उससे जो एक फील गुड वाला फैक्टर बना रहता है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक तो कनेक्टिविटी बनती है लोगों से, खुद से, तो इसलिए मैं ये पसंद करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आप फिज़िकली हेल्दी रहेंगे तभी जब आप खुद के लिए समय निकालेंगे। 1 घंटा आप अपने लिए दीजिए, कोई भी फिजिकल वर्कआउट करिए, तो वो बहुत बेहतर होगा। आपके क्या अचीवमेंट रहे इस क्षेत्र में? कई इवेंट्स में आपने हिस्सा लिया तो? मैंने तो अभी अगर अचीवमेंट की बात करें तो लास्ट 2-3 इयर्स में ज़्यादा फोकस किया। ऐसे पर्सनली हम करते थे। स्कूल टाइम में मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला था, तब हम उस समय टीम के कैप्टन थे, खो खो कबड्डी जो भी गर्ल्स की उस समय हुआ करते स्कूल में। फिर वो बीच में गैप आ गया, फिर हॉस्टल में जितना कर पाए किया। अभी कोविड के टाइम में हम लोगों ने फिर स्टार्ट किया ग्रुप, जिसमें रिवर फ्रंट ग्रुप नाम है हमारे ग्रुप का। उसमें हम लोग ने मतलब वॉलेंटियर था ऐसे ही बनाया और स्टार्ट कर दिया। तो जितने भी इवेंट लखनऊ में होते हैं, साइकिलिंग के, रनिंग के, मैंने सब में पार्टिसिपेट लगभग किया है। और अभी लास्ट जो मैंने जीता था वो 50 किलोमीटर्स का फीमेल सेकंड रनर अप थी मैं। अच्छा। हाँ, तो 50 किलोमीटर उसमें मैंने साइकिलिंग की थी। 50 50
तो उसमें हम थर्ड आए थे और मैराथन में 21 किलोमीटर 3 आवर्स में किया था। हाँ। और 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर तो मतलब वो एक Regular fun रहता जैसा है कि हो जाता है। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा अचीवमेंट नहीं है, बट हाँ एक शुरुआत है, तो मेरे लिए वही बहुत है कि और ये रेगुलर होता रहता? हाँ रेगुलर होता रहता है। बीच में अभी उस टाइम ज़्यादा था, बट मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मौका मिले तो हम, अभी मेरा फेब में भी एक इवेंट आने वाला है जिसमें कि हम ब्रांड एम्बेसडर है। अच्छा। मैराथन शो नवाब्स का है। हाँ। तो उसमें भी यही रनिंग एक्टिविटी हम करेंगे। ओके। तो कुछ और अपने से जोड़ती हैं ऐसे लोगों को, महिलाओं को जो इस क्षेत्र में आगे आएँ, खुद अपनी हेल्थ के लिए भी? जी बिल्कुल, जब भी मौका मिलता है ज़रूर करते हैं। हमारा जो मेरा एनजीओ है सायुनी एनजीओ, उसमें भी हम निःशुल्क बच्चों को पढ़ा भी रहते, छोटे बच्चों को जो यहाँ पे रहीम नगर महानगर एरिया के जो बच्चे जो ड्रॉप आउट थे, कोविड में पढ़ने नहीं जा रहे थे, तो उन बच्चों को ट्यूशन भी देते थे। और महिलाओं को लेके सर बस यही है कि चूँकि मेंटल हेल्थ पे उनका भी एक बड़ा चैलेंज है, सबसे लास्ट डोमेन है कि उस पर ध्यान देना। तो उस पर वो आगे आए, उस पर काम करें, और जितने भी ऐसे इवेंट होते हैं जहाँ पे फीमेल्स की भागीदारी होती है वहाँ हम ज़रूर पाए जाएंगे। और अगर महिलाओं का मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा तो सोसाइटी, घर परिवार सबका मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा। जी। कुछ और लखनऊ वालों से आप कहना चाहते हैं? बस खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। थैंक यू, धन्यवाद आपको। और so सभी साथियों आपको भी बहुत धन्यवाद। ये थी डॉक्टर मधुबाला जी के साथ हमारी बातचीत। फिर हम अपने नए एपिसोड में किसी और शख्सियत के साथ आपको मिलवाएंगे। तब तक शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।